Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss about disadvantages of joint stock company. As we all know, if something has its advantages or merits, at the same time they have some disadvantages as well for sure. In the same manner, despite of having numerous advantages, joint stock company have some disadvantages also, which we are going to discuss in this lecture. So let's begin with our today's topic, disadvantages of joint stock company. While there are advantages of a joint stock company which have been discussed in the preceding text, there are some disadvantages also. These are as follows. हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था? एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? हर चीज़ के एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सिमिलरली जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम इस वीडियो लेक्चर में आज कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, सेकेंड लैक ऑफ सीक्रेसी, थर्ड वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन, fourth excessive government control, fifth one is delays in decision making, sixth possibility of fraud by promoters, seventh oligarchic management, eighth conflict among investors, ninth encouragement to monopoly, 10th is encouragement to speculation, 11th evils to large scale production, and last one is exploitation of shareholders. Now we will discuss these points in detail. First point is difficulty in formation. The formation of a company is in itself a very difficult and expensive activity. कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है, कंपनी को फॉर्म करना अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है. डिफ़िकल्ट क्यों है? इसमें बहुत सारी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं और दैट्स वाई उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सपेंस. मैनी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड डिपॉजिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार. आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके आपको डिपॉजिट करवाना होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में. द कंप्लीशन ऑफ दीज लीगल फॉर्मेलिटीज कंज्यूम मच टाइम एंड मनी. और ये सारी आपको फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इन्वॉल्व होती है इसमें बहुत ज़्यादा मनी भी. और वो जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से? दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस. बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दीज फॉर्मेलिटीज मेनी पीपल डू नॉट थिंक ऑफ स्टार्टिंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के कारण ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही डर जाते हैं कि मतलब कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ही अपना डिसीजन क्या कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दीज फॉर्मेलिटीज. सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एनुअली and file copies of various important documents with the registrar of companies. Companies Act के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें ये मैंडेटरी किया गया है पब्लिक कंपनी के लिए, मींस गवर्नमेंट कंपनी के लिए, कि उन्हें अपने अकाउंट्स को पब्लिश करवाना होगा एनुअली और उनकी जो कॉपीज़ होंगी वो आपको सबमिट करनी होती हैं. जो भी आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उन सब की आपको कॉपीज सबमिट करनी होती है किसको? विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. कंपनी का जो भी रजिस्ट्रार होगा उसको आपको सबमिट करनी पड़ेगी. कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी है? फॉर द पब्लिक कंपनी. दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनीबडी ऑन द पेमेंट ऑफ अ फी.
और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं कोई भी एग्जामिन कर सकता है, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट कुछ नॉमिनल से आपको फी पे करनी पड़ती है। Therefore, it is not practical to keep the affairs of the company secret. और जब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पब्लिश कर दोगे, ठीक है, पब्लिकली आपने उसे पब्लिश कर दिया है, तो हर कोई उसे एग्जामिन कर सकता है, नॉमिनल सी फी लगेगी और कोई भी उसको एग्जामिन कर लेगा। तो इससे आपके जो भी कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं वो सब सीक्रेट नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं, पब्लिकली बाहर आ जाते हैं। Therefore, it is not practical to keep the affairs of the company secret. इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी में लैक ऑफ सीक्रेसी होती है। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। हमने इसकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास में भी रीड किया था ये फीचर्स में पॉइंट, कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है और ऑनरशिप होती है, उन दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, सेपरेट, ठीक है। In the company organization, ownership and management are separate. The owners of the company means shareholders hand over the management of the company to a few shareholders who are called directors. जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं मीन्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट हैंड ओवर कर देते हैं कुछ शेयर होल्डर्स को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स। The directors make appointments of salaried class people in order to give practical shape to the activities of the company. और वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सैलरीड क्लास पीपल को, मींस एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ताकि एक प्रैक्टिकल शेप दे सकें कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको। मींस जो कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली परफॉर्म की जा सके, इसलिए डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सैलरीड क्लास पीपल को। These people certainly cannot work with that interest and enthusiasm with which the owners themselves do in the case of the sole trade and partnership. लेकिन जो डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किए थे सैलरीड क्लास पीपल, वो उस इंटरेस्ट से, उस एंथुजियाज्म से अपना काम नहीं करते जितना कि एक ऑनर खुद करता है इन केस ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। इट्स मेन कॉज इज द लैक ऑफ डायरेक्ट मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। और इसका मेन रीजन क्या है कि वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ काम क्यों नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्ट मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। They know that if they work with more efficiency, the reward will go only to the owners. क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि उन्होंने अगर अपना काम फुल एफिशिएंसी से, फुल डेडिकेशन से कर भी लिया, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड होगा वो किसे जाएगा, ऑनर्स को, उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। दैट्स वाई दे विल नॉट वर्क विद द फुल एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट। दिस चेक्स दैम टू वर्क मोर एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी। और जो यही डर है उनके मन में कि रिवॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स को जाना है, चाहे वो काम एफिशिएंसी से करें या ना करें, तो इसीलिए ये रोक लगा देता है उनके ऊपर, किनके ऊपर, जो भी आपके सैलरीड पर्सन्स थे, ठीक है, जो आपने अपॉइंट किए थे, मीन्स डायरेक्टर्स जो हैं आपके, कि वो अपना एफिशिएंटली काम नहीं करते और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं शो करते। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनीज के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इंटरफेयर करती है कंपनी के अफेयर्स में, राइट। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। Various government restrictions are imposed in the performance of day-to-day activities, which include the observance of many legal rules, sending various types of information to the government from time to time, having compulsory audit, publishing annual accounts, etc., which checks the growth of the company. एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होना भी कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक माना गया है, कंपनी के लिए क्या होता है, एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर कोई भी, नॉट ओनली गवर्नमेंट, कोई भी बार बार आपकी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करेगा तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको हिंडर होगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी, ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ेगी।
वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़। जो भी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उन पर गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है। जैसे कि ऑब्जर्वेंस ऑफ मैनी लीगल रूल्स, कंपनी को बहुत सारे लीगल रूल्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। सेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइप्स की कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हैविंग कंपल्सरी ऑडिट, और कंपनी के लिए कंपल्सरी भी होता है कि वो क्या करे, एक इंडिपेंडेंट पर्सन से अपनी कंपनी का ऑडिट करवाएं ताकि कंपनी की ट्रूथफुलनेस पता चल सके, ठीक है, कि कंपनी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं फेयर ट्रू व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं। एंड पब्लिशिंग एनुअल अकाउंट्स, और कंपनी के जो भी एनुअल अकाउंट्स होते हैं उनको पब्लिश करवाओ, विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को अगर आप पूरा करोगे तो आपको टाइम लगेगा, जिसके कारण टाइम लगेगा तो आपके जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी और ग्रोथ भी कंपनी की रुक जाती है या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली इट इज़ डिफ़िकल्ट जॉब टू चेंज द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसी तरह ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करे, चेंज करे, और जो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसे भी चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ऑल दीज थिंग्स रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, और ये इन सब चीज़ों के कारण कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लीगल एक्सपर्ट्स हैव टू got to be appointed to save the companies from the governmental stranglehold, which of course is very costly. गवर्नमेंट के स्ट्रेंगल होल्ड से बचने के लिए, गवर्नमेंट के एक्सेसिव जो कंट्रोल है उस चीज़ से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अपॉइंट करती है कुछ एक्सपर्ट्स को, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऑब्वियसली उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है तो हमें ये क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ जाता है। मीन्स एक्सपर्ट्स को हायर तो कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए एक्सपेंस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी में क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, ठीक है। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो कंपनी को पहले अपनी मीटिंग रखनी पड़ती है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, राइट। उसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्टिविटी, क्योंकि मीटिंग बिठाओगे आप तो सारे शेयर होल्डर्स, सारे मेंबर्स कब इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। इसीलिए कंपनी में कभी भी फटाफट से डिसीजन नहीं लिए जाते, प्रॉम्प्ट डिसीजन पॉसिबल नहीं होता लेना। क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन इन केस ऑफ द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, बट it takes more time to take decisions in a company organization. जो क्विक डिसीजन होते हैं ना, आप प्रॉम्प्ट डिसीजन किस में ले सकते हो, सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप में तो लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तो कंपनी में क्विक डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता। अब पॉसिबल क्यों नहीं होता, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर क्या होता है, वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होने के कारण आप क्विक डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि आपने सबसे पहले टॉप लेवल पे गया, फिर लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, ऐसे करते करते बहुत सारे लेवल्स तक जाते ही आप डिसीजन ले सकते हो, सिंगल हैंडेड डिसीजन नहीं ले सकते। एंड द कॉलिंग ऑफ मीटिंग्स टू गेट अ रेजोल्यूशन पास्ड फॉर टेकिंग अ डिसीजन। इन दिस वे इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस इन द कंपनीज। इसीलिए कंपनीज के अंदर क्विक डिसीजन लेना एक इम्पॉसिबल टास्क माना जाता है। एंड मैनी टाइम्स इट डज हैपन दैट सम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। और डिले होने के कारण डिसीजन मेकिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज की जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वही हाथ से चली जाती हैं। मैनी टाइम्स इट डज हैपन दैट सम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज स्लिप अवे। नेक्स्ट पॉइंट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता क्या है, इट मीन्स मैनेजमेंट इन फ्यू, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बोल सकते हैं हम, ठीक है, कुछ के हाथों में ही मैनेजमेंट होती है। इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज कैन मिस यूज देयर पावर्स फॉर देयर ऑन बेनिफिट। वो अपने ही
बेनिफिट के लिए, जिनके पास भी पावर होती है, वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ अपना ही बेनिफिट सोचते हैं, ठीक है। दे कैन इवन टेक decisions that affect the interest of other stakeholders of the company or firm। कई बार तो वो ऐसा डिसीजन भी ले लेते हैं जो कि बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। मीन्स जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट इट इज़ एन ओनली आई वॉश। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर, ऐसा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब माना जाता है लीगली। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें, इट्स जस्ट एन आई वॉश, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अ कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्किक मैनेजमेंट। कंपनी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि ओलिगार्किक मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। जनरली इट इज सेड दैट शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इन रियलिटी most of the shareholders do not know where the head office of the company is situated and what the company does or does not। जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला गया है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कलेक्टिवली इलेक्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, या फिर कंपनी क्या करती है या क्या वर्क वो नहीं कर सकती। इट्स ओनली एन आई वॉश। ओनली सम पीपल who have the major chunk of the shares of the company are the real owners and they have a control over the board of directors। कुछ few shareholders होते हैं जो आपके कंपनी के real owners होते हैं, उनके पास major part होता है आपके shares का, ठीक है, वही आपके real owners होते हैं और वही board of directors को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं अपने। Therefore they are only a few people who matter and the other shareholders are just puppets। और कुछ ही शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में जो कंपनी के लिए मैटर करते हैं, मीन्स वो डिसीजन लेते हैं, और जो बाकी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर जस्ट पपेट्स ऑफ दैट शेयर होल्डर्स हु हैव मेजर चंक ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। In the company form of business, there is a regular situation of conflict because of clashing interest of the investors। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, रेगुलर एक सिचुएशन अराइज होती है या फिर हैपन होती है जिसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द क्लैशिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट में क्या आ जाते हैं, क्लैशेस आ जाते हैं। मीन्स कुछ इन्वेस्टर्स किसी और चीज़ की डिमांड करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स किसी और चीज़ की डिमांड करते हैं। द चीफ इन्वेस्टर्स इन द कंपनी इंक्लूड शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के, वो कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स और कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। द शेयर होल्डर्स वॉन्ट दैट दे शुड गेट द मैक्सिमम डिविडेंड, वाइल द डिबेंचर होल्डर्स डिजायर दैट the maximum money should be kept in reserve। जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो क्या चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर्स की, वो क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम मनी रिजर्व्स की फॉर्म में रखी जाए। तो दोनों के इंटरेस्ट में, दोनों के जो भी आपके व्यू पॉइंट्स थे, डिबेंचर होल्डर का व्यू पॉइंट और शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट, इन दोनों में क्या आ गए, क्लैशेस आ गए। तो इसीलिए बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। इन दिस वे देयर इज अ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इसीलिए रेगुलर बेसिस पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किनके बीच में, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, या फिर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। Next point is possibility of fraud by promoters।
द प्रोमोटर्स आर द मेकर्स और डेवलपर्स ऑफ अ कंपनी. प्रोमोटर्स क्या होते हैं? कंपनी के मेकर्स हैं, डेवलपर्स हैं. मीन्स कंपनी को बनाने वाले कौन होते हैं? प्रोमोटर्स. टिल द कंपनी कम्स इनटू बीइंग, ऑल एक्सपेंसेस इन इट्स फॉर्मेशन आर borne by the promoters and the directors initially are appointed by them. जब तक कंपनी इन कॉरपोरेशन में नहीं आ जाती, अपनी फॉर्मेशन में नहीं आ जाती, तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फॉर्मेशन से पहले के, ठीक है, वो कौन बियर करता है? प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. और जो इनिशियली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का काम होता है वो भी किसका होता है? प्रोमोटर्स का. द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी इज पब्लिश्ड बाय द प्रोमोटर्स, which could be a tall talk about what the company's activities are likely to be. कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो पब्लिश करवाने का काम भी किसका होगा? प्रोमोटर्स का. और प्रोस्पेक्टस में होता क्या है? एक लंबी चौड़ी टॉक होती है किसके बारे में? कंपनीज की एक्टिविटी के बारे में, कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी, कैसे करेगी. एंड एन अनसस्पेक्टिंग पब्लिक कुड बी लेड इनटू बिलीविंग देयर टॉल क्लेम्स एंड इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज शेयर. और लोग उसमें बिना किसी शक के बिलीव कर लेते हैं जो भी टॉल क्लेम्स मेंशन होते हैं प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के, और उसी बेसिस पर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कंपनी के शेयर्स में. लेटर द प्रोमोटर्स बिकम द डायरेक्टर्स एंड फॉल्सिफाई द कंपनीज अकाउंट्स टू चीट द पब्लिक. और बाद में यही प्रोमोटर्स जब कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कंपनी के अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करते हैं. मीन्स उसके अंदर मैनिपुलेशंस कर देते हैं टू चीट द पब्लिक, पब्लिक को चीट करने के लिए. इसीलिए बोला जाता है कि कंपनीज के केस में पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड की बाय प्रोमोटर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेजमेंट टू मोनोपोली. मोनोपोली क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट. मीन्स सिंगल राइट है किसी भी पर्सन के पास, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास. मीन्स उसका दूर दूर तक कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता. द कंपनी हैज़ इमेंस रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच मेक इट ईजी फॉर इट टू मास प्रोड्यूस द गुड्स. कंपनी के पास इमेंस रिसोर्सेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल. हमने बहुत बार पढ़ा है, फीचर्स में भी ये पॉइंट पढ़ा है हमने, मैरिट्स में भी ये कवर किया था पॉइंट. और कैपिटल ज़्यादा अमाउंट में होने के कारण कंपनी क्या करती है? एबल होती है मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए. मीन्स लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर सकती है कंपनी ड्यू टू द इमेंस रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल. मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिड्यूसेस देयर कॉस्ट एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन नॉट compete with the company in the marketplace. जब कोई भी कंपनी लार्ज लेवल पर मास प्रोडक्शन करती है गुड्स की तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है. और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो कंपनी को compete नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास थोड़ी मतलब कि उनके पास कैपिटल थोड़ी ज़्यादा थी. कैपिटल तो कंपनी के पास इमेंस अवेलेबल है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास तो इमेंस लेवल पर अवेलेबल ही नहीं होते रिसोर्सेज. तो वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाते, जिसके कारण स्मॉल प्रोड्यूसर्स के जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो तो रहेंगे हाई, लेकिन जो कंपनी है जिसके पास मास प्रोडक्शन अवेलेबल है, ठीक है, उसके जो प्राइसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द रिजल्ट इज दैट small producers are pushed out of the market and the company gets a monopoly. और रिजल्ट क्या होता है इस चीज़ का? जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कंपनी उन्हें मार्केट से बाहर कर देती है एंड कंपनी गेट्स अ मोनोपोली. और कंपनी क्या हो जाती है? मोनोपोली गेट कर लेती है. मीन्स उसका दूर दूर तक अब कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता. और जब कंपनी एक बार मोनोपोली अचीव कर लेती है, आफ्टर दैट कंपनियां करेगी अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगी गुड्स के प्राइसेस को, क्योंकि अब उन्हें पता है कि दूर दूर तक कोई भी उनका कॉम्पिटिटर नहीं है. देन इट कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स एंड इट हैज द मोनोपोली. 10th point is encouragement to speculation. The shares of a company are freely transferable.
हमें पता है कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो आप फ्रीली इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के पास. द प्राइस ऑफ द शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड द प्रॉफिट्स डिक्लेयर्ड बाय इट. और जो शेयर्स का प्राइस होता है वो कैसे सेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि पब्लिक का कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी में, ठीक है, या फिर कंपनी कितने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करती है, उसके बेसिस पर ही शेयर्स का क्या किया जाता है, प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस को सेट किया जाता है. हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे मैनिपुलेट द कंपनीज अकाउंट टू गिव अ पिक्चर टू द पब्लिक दैट टेंड्स टू मेक the buying and selling of the company's share more of a speculation than that of investment. तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं इस तरह से ताकि जनरल पब्लिक के सामने वो कंपनी के अकाउंट्स को इस तरह से प्रेजेंट कर सके कि जनरली पब्लिक क्या करे, उसे बाय सेल कर सके कंपनी के शेयर्स को. मीन्स फेवरेबल कंडीशंस शो कर देते हैं डायरेक्टर्स कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है ये स्पेकुलेशन ज़्यादा है देन दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस गिव्स अ बूस्ट टू स्पेकुलेशन विच हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, ठीक है. और ये बूस्टअप करता है स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है ये. नेक्स्ट पॉइंट इज एविल्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. सिंस द कंपनी नॉर्मली अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, द फ्लॉज इन प्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स ऑन अ लार्ज स्केल. हालांकि हमने बहुत बार ये पॉइंट पढ़ लिया कि जनरली देखा जाए जो कंपनी होती है वो लार्ज स्केल पर ही प्रोडक्शन करती है क्योंकि उनके पास लार्ज लेवल पे, इमेंस लेवल पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, जिसके कारण वो प्रोडक्शन भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी. सो देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लेकिन हर बार उसके बेनिफिट्स हो ऐसा नहीं है. कभी कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे अगर आप प्रोडक्शन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन कर देते हो तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी डिफ़िकल्ट टू सेल गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज़. कई बार ये क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. और देयर कुड बी लेबर प्रॉब्लम्स. और कई बार हो सकता है कि लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास लेबर अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल ही ना हो उस टाइम पर, ठीक है. और द लोकल एनवायरनमेंट मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. और जो आपका लोकल एनवायरनमेंट होगा ना, कई बार वो भी एडवर्सली अफेक्टेड होता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कई बार उसका जो लोकल एनवायरनमेंट होगा, आपके कंपनी के आसपास का एनवायरनमेंट है, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होता है. नॉट ओनली दैट, द इकोनॉमिक लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स कम्स इनटू प्ले and the demand for the goods goes on decreasing as the production increasing. सिर्फ जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं लाइक डिफ़िकल्ट टू सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, लेबर प्रॉब्लम्स, लोकल एनवायरनमेंट में भी एडवर्सली अफेक्टेड, सिर्फ यही नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते. इसके साथ साथ जो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स का होता है एक स्टेज, वो भी अराइज हो जाता है, वो भी क्या होता है, अक्कर होता है. और उसके कारण जो गुड्स की डिमांड है इन मार्केट में वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन अब क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी. देखो, अगर आपने प्रोडक्शन कुछ एक्सटेंट तक इंक्रीज करी देन वेल एंड गुड, तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो आपको अच्छे रिसीव होंगे. लेकिन वही प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा लेवल पर आप इंक्रीज करते जा रहे हो लेकिन उसकी कोई आपको डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो कोई यूज़ नहीं है वो लार्ज लेवल प्रोडक्शन का, तो वो क्या होंगे, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स देंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स. कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सप्लॉयट किया जाता है उनको, ठीक है. कैसे, एक बार देखते हैं. द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर इन डिफरेंट हैंड्स. वी ऑल नो जो कंपनी की ऑनरशिप होती है और जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो दोनों ही अलग अलग हैंड्स में होती है, राइट.
The number of shareholders is very large and they are spread all the corners of the land. कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर पे एबंडेंट लेवल पर अवेलेबल होते हैं और वो कभी भी एक जगह पर या एक सिचुएशन पर लोकेटेड नहीं होते. दे आर स्प्रेड ओवर ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द लैंड. वो लैंड के हर कॉर्नर्स पे ही स्प्रेड होते हैं. Therefore, it is not feasible for the shareholders to manage the affairs of the company. इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता शेयर होल्डर्स के लिए कि वो कंपनी के अफेयर्स को क्या करें, मैनेज कर सके. The company's management is in the hands of the managing director and the board of directors, who act according to their will, regardless whether their actions are in the interest of the shareholders or not. लेकिन जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो किसके हाथों में होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर के या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कि अपने अकॉर्डिंगली अपने विल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, रिगार्डलेस वेदर देयर एक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और नॉट. और वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि क्या उनके एक्शंस, मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं, क्या उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है शेयर होल्डर्स पर या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. इस चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं करते. अपनी विल अपने अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही वो डिसीजंस लेते हैं. Thus, the shareholders are exploited because they are not in the know of what is happening or how the directors are managing the affairs of the company. इसीलिए बोला जाता है कि शेयर होल्डर्स क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉयट हो रहे हैं. किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं लगता कि कंपनी में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. मीन्स कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो कैसे मैनेज किए जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.